हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ बाय विशाल भारती सर में। देखिए आपका एसएससी एमटीएस 2026 का ये 4 फरवरी थर्ड शिफ्ट वाला है पेपर। मैं पूरा आपको प्रिंट करा के मैं आपको लाया हूँ। तो देखिए क्या क्या प्रश्न पूछा गया था और कैसी आपकी होनी चाहिए तैयारी। और जिन बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा गया है आई वो आप सबके लिए बहुत ही आपके लिए बेस्ट ऑफ लक है। और जिन बच्चों का अगर सही नहीं गया है तो वो अपना फिर से अपना तैयारी शुरू करें और आप अपना नेक्स्ट ईयर जो है वो आप अपना पूरा पक्का एकदम इरादा बनाने के नहीं मुझे यहाँ पर सिलेक्शन लेना है। तो इसके लिए भी आपके लिए भी यह बहुत वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए क्या है ये 4 फरवरी थर्ड शिफ्ट वाला क्वेश्चन पेपर, जिसमें क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे और कैसी होनी चाहिए आपकी तैयारी। देखिए क्या है, पहला प्रश्न है पूर्ण विकेंद्रीकरण है, टोटल डिसेंट्रलाइजेशन है, यानी ये सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ टोटल डिसेंट्रलाइजेशन, कि केंद्र सरकार के पास जो सारी शक्तियों का होना, या शक्तियों और निर्णय लेने की क्षमता का निचले स्तर तक का विवरण, या केवल राज्य सरकारों को अधिक शक्ति देना, या व्यापारिक नियमों को कड़ा करना। तो पूर्ण विकेंद्रीकरण क्या होता है। तो पहले देखिए हम यहाँ पर इसका थोड़ा मूल अवधारणा हम लोग पढ़ेंगे। कोर कॉन्सेप्ट क्या होता है। जो विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है वो सत्ता, जिम्मेदारी और संसाधनों का केंद्र है ना। ये थोड़ा सा मैं इसको और जूम कर दे रहा हूँ और अच्छे से आपको दिखाई देगा। ठीक, अब सही है। देखिए क्या है कि संसाधनों और केंद्र को हटाकर स्थानीय या क्षेत्रीय स्तरों जैसे पंचायतों और नगर पालिकाओं को सौंपना होता है ना। पूर्ण विकेंद्रीकरण का मतलब यही होता है। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन जो है ये आपका निर्णय लेने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग आपका सही है। ठीक है, निर्णय नहीं सुनता। क्या है, पूर्ण विकेंद्रीकरण की स्थिति में समाज के सबसे निचले स्तर के लोगों के पास अपने विकास और स्थानीय मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार होता है, और यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आधार है ना। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो सही है, कि शक्तियों और निर्णय लेने की क्षमता का निचले स्तर तक का विवरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को आपका सही होगा, है ना। ठीक, इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि नवरात्रि उत्सव को किस क्षेत्र या राज्य में मुख्य रूप से नवरता के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि उत्सव किस क्षेत्र में, राज्य में मुख्य रूप से नवरता के नाम जाना जाता है। पश्चिम बंगाल, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश, या केरल, या गुजरात। क्या होगा। तो पहले क्षेत्रीय नाम क्या होता है देख लीजिए। जो उत्तर भारत, विशेष रूप से बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का हिस्सा और आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वो नवरात्रि को स्थानीय बेली में नवरता यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका है बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से। ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, प्रश्न संख्या देखिए क्या है नेक्स्ट, कि भारत में संरचनात्मक समायोजन नीति वो किस पंचवर्षीय योजना के शुरू होने से ठीक पहले लागू की गई थी। तो याद रखिए आपका है पहला ऑप्शन है छठी पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना, या आठवीं पंचवर्षीय योजना, या नौवीं पंचवर्षीय योजना। क्या है पहले यहाँ याद रखिए कि भारत में जो संरचनात्मक समायोजन नीति था, जिसे हम सैप कहते हैं, ये आर्थिक सुधार 1991 के मध्य में आठवीं पंचवर्षीय योजना के शुरू होने के ठीक पहले लागू की गई थी। यानी आठवीं पंचवर्षीय योजना जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें क्या हुआ था कि तीव्र आर्थिक संकट के कारण जो है 1990 से 1991 और 1991 से 1992 में कोई योजना नहीं बनी और वार्षिक योजनाएं चलाई गई, जिसके बाद 1992 में यह सुधार नीति लागू की गई थी। तो यह आपका जो है आठवीं पंचवर्षीय योजना जो है वो शुरू होने से ठीक पहले यह लागू किया गया था। इसके बाद देखिए क्या प्रश्न पूछा गया था कि लद्दाख का प्रसिद्ध यूरू कवज्ञात उत्सव मुख्य रूप से किस बौद्ध मठ में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए पूछा है। पहला हेमिस मठ है, थिक्से मठ है, लामयूरू मठ है, या डिस्किट मठ है। तो क्या होगा इसका आंसर। देखिए जो स्थान और समय है इसका, वो यूरू कवज्ञात उत्सव जो है वो लद्दाख के लामयूरू मठ में मनाया जाने वाला 2 दिवसीय वार्षिक त्यौहार है, और यह आमतौर पर तिब्बती चंद्र कैलेंडर के अनुसार दूसरे महीने जुलाई के आसपास में आयोजित होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका है लामयूरू मठ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए आपका प्रश्न क्या है। एक एक प्रश्न का मैंने यहाँ पर देखिए बच्चों आपके लिए पूरा मैंने पीडीएफ में करा कर लाया हूँ, कि नहीं पूरा बताना है। जिन बच्चों का सही होगा अपना कर लेंगे, और जो बच्चे अपना तैयारी करने हुए अपना तैयारी करेंगे। देखिए क्या है कि मध्य प्रदेश के मितवाली में स्थित
एकतो रसो या एकतरसो महादेव मंदिर को किस अन्य नाम से वो जाना जाता है? तो ऑप्शन देखिए क्या है, सांची स्तूप, 64 योगिनी मंदिर, या खजुराहो मंदिर, या तेली का मंदिर। क्या होगा इसका आंसर बताइए। तो देखिए मध्य प्रदेश के मुरैना ये आपका जिला है, ये मितवाली के पास स्थित एक 7100 महादेव मंदिर को मुख्य रूप से 64 योगिनी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह 11वीं शताब्दी का एक ऐतिहासिक और गोलाकार मंदिर है जो कक्षपघातम राजवंश के दौरान बनाया गया था और भगवान शिव को समर्पित है। तो यहाँ पर 7100 जो है वो यह महादेव का मंदिर है, यहाँ पर 64 योगिनी मंदिर है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, प्रश्न संख्या देखिए उसके बाद क्या है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील हिंदू, बौद्ध और सिख तीनों धर्मों के लिए समान रूप से पवित्र मानी जाती है और तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है? तो जिसे ऑप्शन देखिए रेणुका झील, रिवालसर झील, या पराशर झील, या चंद्रताल झील। देखिए क्या है, ये आपका लोकेशन जो है वो रिवालसर झील है, वो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है और यह समुद्र तल से लगभग 1360 मीटर की ऊंचाई पर है। तो रिवालसर झील जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका ये सही होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि 4वीं से 6वीं शताब्दी के दौरान भारत में किस साम्राज्य का उदय हुआ और प्रभुत्व रहा? 4वीं से 6वीं शताब्दी तक, है ना, पूरा उद्गम और उसका उदय दोनों पूछा गया है, साम्राज्य का उदय और उसका प्रभुत्व। तो ऑप्शन नंबर ए है मौर्य समाज, गुप्त साम्राज्य, या मुगल साम्राज्य, या मराठा साम्राज्य। तो ये याद रखिएगा जो 4वीं से 6वीं शताब्दी के दौरान भारत में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ और प्रभुत्व रहा। तो इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग या शास्त्रीय काल कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी गुप्त साम्राज्य आपका सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए क्या प्रश्न लिखा गया है कि स्वतंत्र भारत की किस जनगणना में जम्मू और कश्मीर को शामिल नहीं किया गया था? जो स्वतंत्र भारत में जम्मू कश्मीर को शामिल नहीं किया गया था 1951, 1971, 1991, 2011। बताइए क्या होगा। तो 1951 की जनगणना जो है वो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। देखिए प्रश्न पूछता है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1951 आपका ऐसे भी सही है और वैसे भी सही है, लेकिन जम्मू और कश्मीर राज्य को इसमें शामिल नहीं किया गया था। इसका मुख्य कारण था उस समय राज्य में चल रही अशांत स्थिति और राजनीतिक अस्थिरता थी, है ना। यहाँ पर 1951, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 370 भी लागू था ना, तो इसलिए वो वहाँ पर नहीं हुआ। 1951 आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या है, इसके बाद देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पृथ्वी की भूमध्य रेखा के सापेक्ष कितने डिग्री पर झुका हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय जो स्टेशन है पृथ्वी की भूमध्य रेखा, तो क्या होगा इसका आंसर? 23.5, 51.6, 90.0 डिग्री, या 0.0। ये तो आपको पता होना चाहिए। जो हमारा ISS है ना, इसका कक्षीय झुकाव जो होता है वो पृथ्वी की भूमध्य रेखा इक्वेटर से 51.6 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो यहाँ से 51.6 डिग्री का कोण आप यहाँ से सही कर लोगे। ठीक, इसके बाद देखिए क्या प्रश्न लिखा हुआ है। 1930 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1930 में ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, या डॉक्टर BR अम्बेडकर, या जगजीवन राम। क्या होगा देखिए इसकी संस्थापना, देखिए क्या है प्यारे साथियों कि डॉक्टर BR अम्बेडकर है, इसका स्थापना वर्ष है 1930। ठीक है, मुख्य लक्ष्य क्या था इसमें? दमिक वर्ग को सशक्त बनाना था, शिक्षा को बढ़ावा देना और उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व की रक्षा करना। तो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो अभी इसी से देखिए सवाल पूछा गया है, यानी इसका पहला मॉडल जो है वो किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो 1990, 1995, 1998, या सन 2000। क्या होगा देखिए, ये शुरुआत जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन था वो ISS का निर्माण 20 नवंबर 1998 को शुरू हुआ था, जब रूस ने इसका पहला मॉड्यूल जारिया जो है वो, इसका नाम जारिया था, वो अंतरिक्ष में भेजा। तो याद रखिएगा 20 नवंबर 1998 को पहला मॉडल बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए
लोमस कृषि और बराबर की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? जो लोमस कृषि और बराबर की गुफाएं हैं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या उड़ीसा। क्या होगा बताइए इसका? लोमस ऋषि, पहले याद रखिए कि जो बराबर की यहाँ पर गुफाएं हैं वो बिहार के जहानाबाद जिले गया के पास स्थित है और ये गुफाएं बराबर और नागार्जुन पहाड़ियों में कटी हुई हैं। तो ये आपका जो लोमस ऋषि और बराबर गुफाएं जो है वो आपका बिहार है, बिहार के जहानाबाद में। ऑप्शन नंबर सी को आप सही कर लोगे। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न क्या है कि रजिया सुल्तान को किस वर्ष सिंहासन से हटाया गया था? रजिया सुल्तान को किस वर्ष सिंहासन से हटाया गया था? 1236 में या 1240 में, 1242 में, 1266 में? देखिए क्या है कि रजिया सुल्तान जो है वो दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका थी। उनका शासन अवधि जो था वो 1236 अप्रैल से 1240 तक था। तो रजिया सुल्तान को 1240 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन से हटा दिया गया था। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए इसके बाद है मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी जिसे वमन को नियंत्रित करता है? तो सेरेब्रम जिसे हम प्रमस्तिष्क बोलते हैं, या मेडुला या मेडू हम कहते हैं, या अनुमस्तिष्क जिसे हम सेरेब्रम कहते हैं, या हाइपोथैलेमस बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? देखिए जो मस्तिष्क का जो यहाँ पर मेडुला है जिसे आप लोग उल्टा कहते हैं, यह भाग उल्टी वमन की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक है, और यह पश्चमस्थित हिंड ब्रेन में स्थित होता है और श्वसन, हृदय गति व निगलने जैसी स्वचालित गतिविधियों के साथ उल्टी के केंद्र सेंटर के रूप में भी कार्य करता है। और इसके अलावा क्रीमरिसेप्टर ट्रेनर जोन जो है वो मेडुला में स्थित है, तो उल्टी को प्रेरित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेडुला। क्या हो जाएगा? मेडुला, यानी ऑप्शन नंबर बी को आप सही कर लोगे। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न क्या है कि रेडियो प्रसारण वायुमंडल की किस परत में संभव होता है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में या ब्रह्मंडल में? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रेडियो प्रसारण जो मुख्य रूप से वायुमंडल की आयन मंडल में होता है, यानी आयनोस्फीयर में होता है। ठीक है, यह परत जो है वो तापमंडल के अंतर्गत लगभग 50 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर ऊपर स्थित होता है। तो ये हो जाएगा आपका आयनोस्फीयर, आयन मंडल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। इसके बाद देखिए सरोजिनी नायडू द्वारा सन 1905 में प्रकाशित प्रथम कविता संग्रह पुस्तक का नाम क्या था? द ब्रोकन विंग है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड है, या द फेदर ऑफ द डॉन है, या द बर्ड ऑफ द टाइम है? देखिए सरोजिनी नायडू द्वारा ये 1905 में प्रकाशित जो था ये प्रथम कविता संग्रह पुस्तक का नाम है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या है, प्रसिद्ध रोरू जो है वो औद्योगिक क्षेत्र प्लांट किस देश में स्थित है? जो प्रसिद्ध रोरू औद्योगिक क्षेत्र पूछा गया है, ये यूरोप का औद्योगिक हृदय है और रोरू क्षेत्र जो है वो पश्चिमी जर्मनी में स्थित है और ये यूरोप के सबसे बड़े महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। तो याद रखिए जो प्रसिद्ध रोरू औद्योगिक क्षेत्र है वो पश्चिमी जर्मनी में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया गया है? फ्रांस, जर्मनी, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो याद रखिए ये जर्मनी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या है कि यूरोपीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ESA द्वारा घोषित एनीविजन मिशन किस ग्रह के अध्ययन के लिए लॉन्च किया जाएगा? मंगल या बृहस्पति या शुक्र या शनि? तो याद रखिए जो ESA है, यूरोपीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, ये जो उसके द्वारा घोषित एनीविजन मिशन जो है वो शुक्र ग्रह के लिए, वीनस के लिए है। ठीक है, शुक्र ग्रह के लिए। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न देखिए कि भारतीय इतिहास और ग्रंथों के संदर्भ में हिरण्यगर्भ का क्या अर्थ है? एक प्रकार का प्राचीन कर है, या सोने का अंडा, या ब्रह्मांडीय गर्भ है, या मौर्य काल का एक सैन्य बध है, या कृषि का एक उपकरण है? क्या होगा इसका ऑप्शन बताइए। तो भारतीय इतिहास और ग्रंथों का जो हिरण्यगर्भ का अर्थ होता है स्वर्ण गर्भ, गोल्डन वोम जिसे कहते हैं, या ब्रह्मांडीय गर्भ जो सृष्टि की उत्पत्ति के लिए आदि स्रोत ब्रह्मा या विष्णु का प्रतीक है। तो यहाँ से ब्रह्मांडी गर्भ जो है सोने का अंडा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा प्रश्न नहीं बचे हैं, थोड़ा सा ही आपका है। देखिए क्या है,
ठुमरी के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है कि ठुमरी एक सुंदर और कलात्मक प्रदर्शन जिसमें कलाकार के कौशल की आवश्यकता होती है, ठुमरी का संबंध केवल कर्नाटक संगीत से है, या ठुमरी में केवल तीव्र लय का प्रयोग होता है, या ठुमरी का कथक नृत्य से कोई संबंध नहीं। याद रखिए पहले जो ठुमरी है वो भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक अर्ध शास्त्रीय शैली है जिसे हम सेमी क्लासिकल कहते हैं। यह अपनी सुंदरता, भावुकता और श्रृंगार और रस प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो ठुमरी जो है वो भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक अर्थशास्त्रीय है। तो इसमें देखिए क्या आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठुमरी का संबंध केवल तीव्र लय, ये आपका ठुमरी एक सुंदर कला जिसमें कलाकार कौशल की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या प्रश्न है कि निम्नलिखित विवरण के लिए सही शब्द, देखिए इंग्लिश वाला भी पोर्शन आपसे पूछा गया है कि वह व्यक्ति जो सुंदर हस्तलेखन, लिखा और सुकुशल, यानी अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, क्या होता है वो? लेक्सिको या कोशकार, सुलेखक या मानचित्रकार या नृत्य निर्देशक। तो याद रखिए जो कैलीग्राफर हम इसे कहते हैं सुलेखन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है कि चूज द करेक्ट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन, यानी इसमें से करेक्ट वर्ड चूज करना है। अ पर्सन विथ एन अनविजुअल स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ हैबिट्स, यानी वह व्यक्ति जिसका व्यवहार आते असामान्य, अजीब या सनकी हो। तो एल्ट्रुइस्ट या एसेंट्रिक या इगोइस्ट या ऑप्टिमिस्ट, इसको क्या बोलेंगे हम? एसेंट्रिक बोलेंगे ना। ऑप्शन नंबर बी को आप सही कर लोगे। ठीक, इसके बाद देखिए क्या है क्या है बेनिवोलेंट एंटो, इसका परोपकारी पूछा गया है। तो इसमें से सेल्फ और सेल्फ सेंटर्ड ही आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न देखिए कि इन हिमाचल प्रदेश ऑन द ब्लैंक्स, हिमाचल प्रदेश में किस नदी के तट पर मुख्य रूप से बैसाखी विशोबा का त्यौहार पवित्र स्नान के साथ मनाया जाता है? तो सतलुज या ब्यास या यमुना या चेनाब। तो याद रखिए जो हिमाचल प्रदेश में जो बैसाखी है, जिसे स्थानीय स्तर पर बसोवा या बिसोवा भी कहते हैं, ये त्यौहार मुख्य रूप से ब्यास नदी के तट पर पवित्र स्नान किया जाता है। तो ब्यास नदी आपका ऑप्शन नंबर बी वो सही हो जाएगा। ठीक, तो यही था हमारे प्यारे साथियों। देखिए SSC-MTS 4 फरवरी 3rd शिफ्ट का है, और इस प्रकार जितने भी शिफ्ट अभी आपके चल रहे हैं, होने वाले हैं, वो सब मैं आपको पूरा बताऊंगा आगे आने वाले वीडियो में। तो ठीक है प्यारे साथियों, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।